हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्री जी ट्यूशन में। इसका जो पहले का वीडियो हमने देखा था उसमें हमने समास के भेद, समास का अर्थ, समास में उपसर्ग, समास के भेद और बहुत अच्छे तरीके से हमने सारे समास के हमने ये भी समझा कि कैसे भेद चार होता है और कब भेद छह हो जाता है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसको देखें और फिर आप इसको देखें। आपको कॉन्सेप्ट समास का बिल्कुल क्लियर होगा और फिर दोबारा आपको समास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोर्ड एग्जाम के लिए ये क्लास आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। तो देखते हैं, हमने समास सब पढ़ लिया था। अव्ययी भाव में हमने कहा पूर्व पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में हमने कहा दूसरा पद प्रधान होता है, द्वंद्व में हमने कहा दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि में हमने कहा दोनों में से किसी की प्रधानता नहीं बल्कि किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। हमने ये भी कहा था कि तत्पुरुष के दो भाग होते हैं, एक कर्मधारय और दूसरा द्विगु समास होता है। कर्मधारय में क्या होता है? तो कर्मधारय में विशेष और विशेषण होता है। एक विशेषता बताता है दूसरे पद की, एक संज्ञा होगा और एक विशेषण होगा, तो इसे हमने कहा कि ये है कर्मधारय। और फिर द्विगु समास को हमने कहा कि पहला पद संख्यावाची और दूसरा कोई संज्ञा, तो पहला पद जो संख्यावाची होगा उसे हमने कहा द्विगु समास। तो अब हम सबको लाइन वाइज लाइन लिख लेते हैं क्योंकि ऑब्वियस है कि जो हम समझे पिछले वीडियो में उस पर आप टिक तो मार लेंगे, आपको समझ में आ गया, लेकिन अगर लिखना हो तो आप कैसे लिखेंगे? तो अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास के लिए हमने जो कहा वो ये कहा है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, वो बात यहां से निकल के आती है कि जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा दूसरा पद संज्ञा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अच्छा, एक और चीज है, अव्यय क्या होता है? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिनके और टुकड़े तोड़ ताड़ के कुछ इधर उधर अर्थ नहीं निकाला जा सके, उसे कहते हैं अव्यय। जैसे इसमें आज जन्म में जन्म आपका शब्द, उसमें क्या जुड़ा है? आ इसमें अव्यय है। आ, भर, यथा, बे, ये सब अव्ययी शब्द होते हैं। तो ये हो गया आज जन्म, जिसका जन्म नहीं हुआ हो उसे कहते हैं आज जन्म। भर पेट, यथाशक्ति, जैसी आपकी शक्ति हो, यथा तथा इन शब्दों जुड़े होते हैं उसे अव्ययी भाव कहते हैं। बेशर्म, शर्म के बिना, अर्थ बदल दिया बे लग के, तो इसे हम कहते हैं अव्ययी भाव समास। एक सेकंड, तो फिर आगे आप देखिएगा, ये दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। पहला हमारा क्लियर हुआ, पहले पद की प्रधानता होगी, पहले पद में क्या होगा? अव्यय जुड़ा होगा, आ, तथा, यथा, बे और भरपेट, ऐसी या भरसक, ऐसी चीजें होंगी। तत्पुरुष समास क्या कहता है? तत्पुरुष कहता है जिसका दूसरा पद प्रधान, पहले पद की प्रधानता नहीं बल्कि दूसरे पद की प्रधानता होगी, उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। जिस समास का उत्तर अर्थात अंतिम अर्थात आप दूसरा लिख सकते हैं पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे माखन चोर, माखन से मतलब नहीं है, माखन खाने वाला भी हो सकता है, माखन ढोने वाला भी, माखन ले जाने वाला भी, माखन बनाने वाला भी। यहां है माखन चोर, किसकी प्रधानता है? चोर की। तो माखन चोर में कौन समास है? तत्पुरुष। एक चीज और है, इनके बीच कारक चिन्ह छुपे होते हैं। जैसे माखन चोर को अगर आप लिखेंगे तो होगा कि माखन को चुराने वाला, अर्थात को आ गया, अतः यहाँ पे तत्पुरुष समास हो गया। गगन चुंबी, गगन आसमान को कहते हैं इतनी ऊंची ऊंची इमारतें हैं, बिल्कुल गगन चुंबी। गगन चुंबी यानी गगन आसमान को चूमने छूती हुई इमारतों को कहते हैं गगन चुंबी। यहां भी बीच में को आया, कारक चिन्ह। करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण यानी करुणा से भरा हुआ, बहुत द्रवित हृदय है, दुख से भरा हुआ है, उसको कहते हैं करुणापूर्ण। तो यहां भी आ गया बीच में कारक चिन्ह आपको मिला। ये देखिए, ये करुणापूर्ण है तो करुणा से भरा हुआ, अगर करुणाहीन हो जाता, करुणा निहित हो जाता तो करुणा है ही नहीं उनमें, निर्दयी जिसको कहते हैं, ऐसे शब्द हो जाते। इसके बाद आपको अगला है धनहीन, धन से हीन, जिसके पास से धन चला गया हो। तो यहां से अलग होने के अर्थ में जब आप लिखते हैं अपादान, तो यहां पर भी कारक चिन्ह हुआ। तो जब भी बीच में कहीं कारक चिन्ह दिखा आपको तो आप सीधे क्या मारेंगे? उसको तत्पुरुष समास। तीसरा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय में क्या है? देखिए, कर्मधारय का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। जैसे महाकवि, देखिए महाकवि, महान है जो, कौन? कवि, महान है जो कवि। कवि बहुत सारे होते हैं, किसी एक की बात कही गई, कई में से एक को छाटा गया, उसको महानता बताई गई, उसकी विशेषता, कवि की विशेषता कैसी है? महान होना। अतः ये क्या है?
कर्मधारय समास। प्राण प्रिय, प्रिय बहुत हैं, बहुत लोग होते हैं, किसी भी व्यक्ति को बहुत लोग प्रिय होते हैं, घर में माता पिता भाई बहन बच्चे वाइफ हस्बैंड बहुत लोग होते हैं, लेकिन उसमें से कोई एक ऐसा होता है जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, जिसे हम कहते हैं ये हमारे प्राण प्रिय हैं। कोई भी हो सकता है, तो वो प्राण प्रिय, प्रिय है कितना, प्राणों की तरह प्रिय है, तो उसे हमने क्या कहा, कर्मधारय। विशेषता बताई जा रही है उनकी, महात्मा, आत्मा सभी है, महान है जो आत्मा, जो आत्मा महान है उसे हमने क्या कहा, महात्मा, कर्मधारय समास। महावीर, वीरों में भी जो महा है, महान है जो वीर, उसे हमने क्या कहा, उसे हमने कहा कर्मधारय। हमने यहाँ लिखा है विशेषण, और विशेष से मिलके क्या बनाते हैं, कर्मधारय। यहाँ संज्ञा होगी और यहाँ विशेषण। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो विशेष होता है इसे कहते हैं उपमेय। क्या कहते हैं, उपमेय। और ये जो ये होता है इसे कहते हैं उपमान। उपमेय और उपमान भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको विशेषण और विशेष नहीं मिलता है तो आप लिखेंगे जहां उपमेय, एक की उपमा दी जाती है, एक को बताया जाता है और जो बताता है उसे कहते हैं उपमान, जिसके द्वारा। ठीक। अगला है हमारा द्विगु समास। सबसे आसान, सबसे इजी, 1 सेकंड में देख के हम पहचानते हैं। द्विगु कहता है जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो। प्रथम पद संख्या, पहले उसकी गिनती आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ जाएगा। प्रथम पद संख्यावाची और अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। कैसे, जैसे दोपहर, दोपहरों, दो समय का, संध्या और सुबह दोनों के बीच का जो समाहार जो समय होता है उसे कहते हैं दोपहर। त्रिफला, 3 फलों का समूह, जिसे क्या कहते हैं, त्रिफला। त्रिभुज, त्रिभुज यानी 3 भुजा, 3 भुजाओं का जब मिलन होता है, 3 भुजाओं को मिलकर जो आकृति बनती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रिकोण, वही चीज है, 3 कोणों के समाहार को क्या कहते हैं, त्रिकोण। तो यहाँ पे गिनती, पहले देखें यहाँ त्रि आया, यहाँ त्रि आया, यहाँ त्रिफला, यहाँ दोपहर 2 आया, तो जहां पे गिनती संख्यावाची शब्द आते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। अव्यय में अव्यय शब्द आएगा, आ भर भर सक भरपट। तत्पुरुष में दूसरे की प्रधानता होगी और बीच में कारक चिन्ह होगा। तत्पुरुष और कर्मधारय में महा प्राण प्रिय विशेषता बताई जाएगी, वहां कर्मधारय होगा। और द्विगु में तो पहले गिनती आ जाएगी, उसको 1 सेकंड में वही लाल बत्ती वाली हाल है कि तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि कैसा समास है, द्विगु समास है। 2 समास हमारे बचते हैं, उनको भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार द्वंद्व और बहुब्रीहि को क्लियर करते हैं। देखिए 4 समास को हम क्लियर कर चुके हैं। अब हमारा अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को, इसके नाम को ध्यान से कीजिएगा, द्व द्व, ये 2 बार आया है और दोनों एक बराबर है। मुझे पता आपको इससे कुछ नहीं लेना देना, बस याद करने के लिए हम देखते हैं कि द्व द्व दोनों बराबर है। तो ऐसा समास, इसकी परिभाषा लिखते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, ना तो कोई ऊपर ना कोई नीचे, दोनों आपस में बराबर हो, उन्हें हम कहते हैं द्वंद्व समास। ना पूर्व पद की प्रधानता होगी ना उत्तर पद की प्रधानता होगी, तो ऐसा समास जिनके दोनों पद प्रधान हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राम लक्ष्मण, पहचानने का एक और तरीका आप ध्यान दीजिएगा, इनके बीच में डैश लगा होता है और जब आप इसको बड़ा करेंगे, फैला के लिखेंगे यानी विग्रह करके लिखेंगे, तो आपको इनके बीच में और छुपा हुआ मिलेगा, और मिलेगा, छुपा रहता है, जब लिखते हैं तो और मिलता है। जैसे राम डैश लक्ष्मण, ये बात कही जा रही है, अगर आप बड़ा लिखे तो लिखेंगे राम और लक्ष्मण। पति डैश पत्नी, पति और पत्नी। देखिए हमारे समाज में अमूमन घरों में ये देखा जाता है कि एक को सर्वोपरि, इनको महोदय को सर्वोपरि कर देते हैं और इनको नीचे, इनको तो क्या ही किया जाता है वो आप सबको पता है। लेकिन ये समास भी हमें ये समझा रहा है कि पति और पत्नी में ना तो कोई ऊपर होता है ना कोई नीचे, ना किसी की प्रधानता है ना ही कोई गौड़, बल्कि दोनों की प्रधानता है, दोनों इक्वल हैं, दोनों बराबर हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने घर में इस चीज को ध्यान रखेंगे आगे कि आप दोनों समान हैं, इसमें कोई ज्यादा और कोई कम नहीं है, दोनों एक दूसरे को बराबर की टक्कर देते हैं। ये है भाई बहन, इसमें भी आप देखते हैं लोगों के घरों में बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भाइयों को अलग तरह से ट्रीट करते हैं, बहनों को अलग तरह से ट्रीट करते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही कि किसी घर में लड़कियों को ज्यादा वरीयता मिलती है, लड़कों को कम, किसी घर में लड़कों को ज्यादा वरीयता मिलती है, लड़कियों, और इधर हमारे पूर्वांचल साइड में तो थोड़ा ज्यादा लड़कों को, क्यों,
कुल के दीपक, कुल के चिराग, लाल, बाबू, मतलब जितने होते हैं सारे इन्हीं को खिताब दे दिए जाते हैं। और ये देखते रहते हैं कुछ हमें भी मिल जाएगा, कुछ मिलने वाला नहीं है। और ये है माता पिता। आपको ये बात से पता है कि माता और पिता में ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा, दोनों बराबर, दोनों की बराबर प्रधानता है। यहाँ होता है द्वंद्व समास। और अगला और लास्ट समास हमारा है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या कहता है परिभाषा में? जिस समास का कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता, ना तो पहले पद की प्रधानता होगी ना ही दूसरे पद की प्रधानता होगी, इन दोनों को मिलकर एक जो नया तीसरा शब्द निकलेगा, तीसरा अर्थ प्रकट होगा, उसकी प्रधानता होती है, उसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। जैसे देखिएगा दशानन, जैसे क्या है दशानन, 10 हैं जिसके आनंद। हमने जैसे कहा दशानन, 10 है जिसके आनंद, आपके दिमाग में एक पिक्चर बनी होगी तुरंत, लंकापति रावण। इसको क्या कहते हैं हम? लंकापति रावण। तीसरा नाम समझ में आया हमें, रावण। लंबोदर, लंबा है जिसका, अर्थात भगवान गणेश। चक्रधर, चक्रधर यानी कि चक्र को धारण करने वाला, आपके दिमाग में तुरंत इमेज बनी, अर्थात भगवान विष्णु। पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, अर्थात भगवान विष्णु। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला या जिनकी है 4 भुजाएं, अर्थात भगवान विष्णु। यहाँ एक और उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसे नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात भगवान शिव। जो तीसरा अर्थ है उसकी प्रधानता है, इसे कहते हैं बहुव्रीहि समास। यहाँ दोनों में से आपस में किसी की प्रधानता नहीं, जो तीसरा अर्थ विष्णु, रावण, शिव, जो हमने नए नए भगवान के और राक्षस के नाम लिखे हैं, उनकी प्रधानता है, तो यहाँ होगा बहुव्रीहि समास। इस तरह से ये हमारे 6 समास कंप्लीट होते हैं। और आपने इन जो 30 या 35 मिनट की जो भी क्लासेस आपकी हुई हैं, इसमें आपने 6 समास को अपने बोर्ड एग्जाम के लिए 2-3 नंबर आप ले गए। 2 नंबर आए तो 2, 3 नंबर आए तो 3 नंबर में, ऑप्शनल में भी आता है और परिभाषा लिख के आपको पूछा भी जाता है। तो इस तरह से आपने अपना ये 30-35 मिनट का समय बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है, क्योंकि आप इस समय को कहीं और भी लगा सकते थे, रील्स देखने में, इधर उधर में, लेकिन अगर आपको 30-35 मिनट में 1-2 नंबर मिले तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या मिलेगी। और आप समास को पूरा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और एक बार पढ़िए, ताकि दोबारा आपको फिर जिंदगी में तो नहीं कहेंगे पर 12th तक दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि 9, 10th, 11th, 12th चारों में आपको इसको पढ़ना है। तो आप प्लीज़ आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसे शेयर करें। थैंक यू।